तो आइए अध्यक्ष जी, आपके जुबान से ही हम सुनना चाहेंगे आपका ये संबोधन। उससे पूर्व मैं एक शेर कहना चाहता हूँ। हर मील के पत्थर पर लिख दो ये इबादत, हर मील के पत्थर पर यह लिख दो ये इबादत, मंजिल नहीं मिलती नाकाम इरादों से। मैं मंच पर बुलाना चाहता हूँ श्री केंद्रीय अध्यक्ष श्री संजय मोहना जी, वो आपको स्वागत संबोधन करेंगे। सभी शाखा के पदाधिकारीगण कृपया आप लोग ध्यान से सुने। जो लोग जहाँ जहाँ से वर्चुअली जुड़े हैं कृपया अपना ध्यान केंद्रित करें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद डॉक्टर विक्रम। आदरणीय मुख्य संरक्षक या श्री नृप सिंह नपलजाल जी, RKS के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री अजय सिंह नवियाल जी, श्री महिमन सिंह गरवाल जी जो अभी ऑनलाइन पे जुड़े हुए हैं, श्री चंद्र सिंह नपलजाल जी तथा केंद्रीय कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारीगण और विभिन्न शाखा के समस्त पदाधिकारीगण जो अभी ऑनलाइन से विभिन्न शाखा से जुड़े हुए हैं, सारे महिलाएं, बच्चे और हमारे विशिष्ट अतिथि, अगर हम कहें तो, अगर गलत न हो तो, उत्तराखंड जनजाति कल्याण समिति के दोनों मेंबरान जो आज हमारे इस एजीएम में उपस्थित हैं, हमारे बुजुर्ग श्री नृप सिंह गुंजियाल जी और मोहन सिंह गुंजियाल जी, सबको मेरा अपने पर्सनल व्यक्तिगत तरफ से तथा सभी केंद्र के सभी कार्यकारिणी पदाधिकारी की तरफ से आप सबको इस एजीएम में स्वागत है। सबको यथायोग प्रणाम, आशीर्वाद, अभिनंदन। यूँ तो 2020 जो एजीएम हम आज कर रहे हैं, ये 2020 दिसंबर में बंगवा में 14 में होना तय था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते हुए हमें उसमें सफलता नहीं मिली, उसको पोस्टपोन करना पड़ा। और आज देहरादून में एक्चुअल कम वर्चुअल इस मोड पे हम लोग इस एजीएम को ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों के सहयोग से आज का एजीएम भी सफलतापूर्वक संपन्न होगा। जैसे कि हमारे महासचिव जी ने बताया, दिसंबर 2018 को नए पदाधिकारी गण की कार्यभार संभाला था। तब से आज 2 साल से ज़्यादा समय गुजर गया। इस 2 साल के दौरान रिंगलेवा जो त्रैमासिक हमारे रिंगलेवा विशेषांक है त्रैमासिक, तथा मिनी एजीएम विशेषांक, और ये सारी चीज़ें समय से प्रकाशित कर पाए थे। इवन कोरोना पीरियड में भी इसके लिए हमारे मुख्य संपादक कृष्णा और उसकी टीम को बहुत बहुत बधाई। आज 2020 में जो अम्पटीकर प्रकाशित करते हैं हर एजीएम के टाइम पर, आज उसका भी विमोचन होगा। उसमें जितने भी कंट्रीब्यूटर्स हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद, तथा कृष्णा टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और उसको बधाई। हमारा द्विवर्षीय कार्यकाल काफ़ी व्यस्ततम, रुचिकर, रोमांचक एवं चैलेंजिंग था, जिसमें महामारी के दौरान भी समय से आयोजित की गई ऑनलाइन मीटिंग्स हो या धारचूला क्षेत्र के लिए ली गई अनेकों कार्यों का कार्यान्वयन करना काफ़ी चैलेंजिंग रहा। वर्ष के अंत में, इट्स नॉट अ जोक, वर्ष के अंत में मेरा कोविड से ग्रसित होना भी काफ़ी चैलेंजिंग रहा। संस्था की प्रत्येक गतिविधि को
जैसा कि महासचिव ने बताया, प्रोएक्टिवली एक्शन लेने के लिए एनुअल वर्क प्लान बनाया था। इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी 2 साल में जो भी गतिविधियाँ हम लोगों ने ली है, आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से, उसका डिटेल ऑफ कोर्स हमारे महासचिव जी आप लोगों को एनुअल रिपोर्ट के तौर पर बताएंगे। तथापि मैं कुछ इम्पोर्टेंट जो चुनिंदे पॉइंट्स हैं मैं उस पर हाईलाइट करना चाहूँगा कि रंग प्रतीक के रूप में छोटा सा खाटो, उसको अपनाने का विचार शुरू में ही जब कार्यभार संभाला था दिया था, लेकिन किसी कारणवश उसे समय से नहीं कर पाए। आज के एजीएम में जो आप लोग देख रहे हैं, ये छोटा खाटो, जिसको हम बोलेंगे छोटा खाटो, इसमें जो डिजाइन है टोटली हमारे रंग संस्कृति से रिलेटेड है। आप लोग देखेंगे किनारे में चिंगरी बना हुआ है, जो हम लोग जनरली तन में और किसी भी उसमें यूज करते हैं। इसके बाद बीच में आप लोग देखेंगे दनप्या, जिसको हम रंगलों में दनप्या बोलते हैं, मोनाल फिजन ढापिया। एंड इसके बाद रंग कल्याण संस्था का लोगो। तो ये एक्चुअली क्योंकि मैं आसाम कैडर से था, तो मुझे लगा कि जब कभी कोई भी मेहमान घर में आते हैं, उनको हम अगर रिस्पेक्ट एक्सप्रेस करना चाहते हैं या कोई विदाई देते हैं, विदा करते हैं और उनको भी रिस्पेक्ट एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो हमारे रंग समाज में पछरा होता है या बिंठलो या शिले होता है, सो काफ़ी बड़ा और थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहता है, उस टाइम कंज्यूमिंग होता है और उसका यूज़ भी मेरे ख्याल से उतना ज़्यादा नहीं है जितना ये जो है आप लोगों के मल्टीपर्पज़ यूज होगा। तो इस पर्पज़ के लिए मैं शेर सिंह बोनाल जी आए हैं अभी, उनको भी इनवाइट किया था, जिन्हें ये दायित्व दिया गया था। सबसे पहले तो मैं उनको भी बधाई दूंगा क्योंकि काफ़ी अच्छे ढंग से किया है। मुझे उम्मीद है कि ये सबको पसंद आएगा और हर ओकेजन में हम इसे यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि इसमें अपनी संस्कृति इसमें झलकती है। इसके अलावा यूएनडीपी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट, यूएनडीपी के तहत सिक्योर हिमालय एक प्रोजेक्ट हम लोगों ने लॉन्च किया था, जिसमें आरकेएस को एक भागीदारी के रूप में इनपुट किया गया था। उस प्रोजेक्ट के तहत आज दारमा व्यास चौंदास लैंडस्केप, जो दारमा व्यास चौंदास नाम जो है अपने स्टेट तक ही सीमित था, अब कम से कम राष्ट्रीय लेवल पर भी जानने लगे हैं और मुझे उम्मीद है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी जानने लगे हैं। इसके लिए डेफिनेटली आप लोग जब भी किसी भी ओकेजन में पार्टिसिपेट करते हैं तो इसको हाईलाइट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि हमारी जो लैंडस्केप है, हमारे रंग समाज, रंग लोग हैं, वो काफ़ी आगे बढ़ कर के इसमें सहयोग करेंगे। उसी के साथ साथ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के साथ जो कैलाश लैंडस्केप है, सीक्रेट रूट टू कैलाश, एज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट एक प्रोजेक्ट था, तो जिसमें रंग कल्याण संस्था को स्पेशली वहाँ के जो निवासी है कैलाश लैंडस्केप में, दारमा व्यास चौंदास मुंचारी एंड पिथौरागढ़, तो उसके संस्कृति और लोगों के बारे में लिखने का दायित्व रंग कल्याण संस्था को दी गई थी। मुझे खुशी है कि जो रिपोर्ट हमने तैयार किया है वो आज वो उन्होंने सबमिट कर दी है, सेकंड ड्राफ्ट, और इसके बाद अब वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उस पर समीक्षा करने के बाद जो भी सजेशन देंगे उसके हिसाब से फाइनल किया जाएगा। मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि कैलाश सीक्रेट रूट टू कैलाश लैंडस्केप में एज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट, एज ए मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट, बोथ नेचुरल एंड मॉन्यूमेंटल एंड कल्चरल, वो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में टेंटेटिव लिस्ट में ऑलरेडी इंक्लूड किया जा चुका था और ये बड़ी गर्व की बात है। तो ऑलरेडी अब कैलाश लैंडस्केप में दारमा व्यास चौंदास ऑलरेडी वहाँ पर लोगों को की नॉलेज में आ चुकी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीच में नेपाल और इंडिया की बाउंड्री डिस्प्यूट के कारण उसको डिलिस्ट कर दिया गया है, लेकिन अभी कोशिश है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कि उसको पुनः लिस्ट में दिया जाए। मैं इसमें थोड़ा सा और हाईलाइट करना चाहूँगा कि इसी बीच
अक्टूबर के महीने में एक टीम वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून से इसी प्रोजेक्ट के तहत विजिट किया था, जिसमें मैं भी शामिल था एज ए RKS रिप्रेजेंटेटिव एंड टीम। हम लोगों ने ब्यास ओम पर्वत, ब्यास चौदास, जोलिंगकोंग से होते हुए सिल्ला पास को पार करके फिर दारमा लैंडस्केप में हम लोगों ने एंट्री किया। उन लोगों को बहुत पसंद आया एंड उनका तो ये व्यू है कि कैलाश मानसरोवर जो यात्रा है जो दूसरे देश में है, चाइना में है, हम उसको हाईलाइट करने के चक्कर में जो प्रोजेक्ट है उसके बजाय अगर वो इमीडिएट नहीं होता है तो क्यों ना हम आदि कैलाश लैंडस्केप के नाम से पुनः प्रपोज किया जाए। ये विचार आया है। मुझे लगता है कि अगर हम इसको प्रोसेस करें तो कहीं ना कहीं हमें सफलता मिलेगी, और अगर वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में न हो तब भी अगर नेशनल हेरिटेज भी आ जाए तो देन टूरिज्म और हमारी इकोनॉमी में काफ़ी बढ़ोतरी होगी, मुझे ऐसा उम्मीद है। इसके बाद इसी दौरान जैसे कि आप लोगों को पता है आस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो नोटिफाइड था, पहले पूरे जितने भी सिविल एरियाज, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, एग्रीकल्चर लैंड सब उसमें समाहित थे। बड़े मुश्किल से रैशनलाइजेशन ऑफ बाउंड्री ऑफ नेशनल पार्क सेंचुरीज के तहत सबने कोशिश की। बाय द वे उसमें हम भी उसमें से एक मेंबर थे, तो उसको रैशनलाइज कर पाए और सारे जितने सिविल एरिया थे वो बाहर किया। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के तहत आस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसी भी नेशनल पार्क सेंचुरी के चारों ओर इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करना जरूरी था सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के हिसाब से। तो अब आस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में भी जब इको सेंसिटिव जोन जब प्रपोज किया जा रहा था तो काफ़ी जितने भी हमारे गांव हैं, विलेजेस हैं दारमा, ब्यास, चौदास के, वो भी समाहित थे। अब फिर सेम प्रॉब्लम आए तो इसमें जो है धारचूला से जो एक्टिव मेंबर्स थे उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया RKS के साथ, फिर रीड्राफ्ट करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अप्रूव किया गया। तो अभी जो है जो प्रपोजल किया है उसमें सारे गांव ब्यास, दारमा, ब्यास, चौदास के सब बाहर है उस प्रपोज इको सेंसिटिव जोन के तहत, और उत्तराखंड गवर्नमेंट ने उसे एक्सेप्ट किया है, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भेज दिया गया है। अब वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर कंसिडर करेगी और इसके बाद फिर नोटिफाई करेंगे, और जब अगर वो एक्सेप्ट करते हैं जैसे हम लोगों ने सजेशन किया था, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तब इको सेंसिटिव जोन विद नो विलेज इनसाइड द इको सेंसिटिव जोन नोटिफाई होगा। तो ये मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। इसके अलावा विभिन्न नियमावली जो मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे नियमावली थे तो समय के हिसाब से अमेंडमेंट होता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन भी अमेंडमेंट हो सकती है तो हमारे नियमावली क्यों नहीं। तो ऐसे ही जो है हमारे जो RKS सम्मान नियमावली था उसमें संशोधन करके और माटी संरक्षण नियमावली और राहत कोष नियमावली, ये 3 नियमावली बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें भी समय के हिसाब से संशोधन करके लास्ट ईयर 2019 में अमेंडमेंट करके AGM में पारित करके ये आपके सामने प्रस्तुत है। मुझे उम्मीद है कि इन नियमावली के अनुसार अब हम जो सम्मान हम प्रदान करते थे, रंग गौरव इत्यादि, अब हम कर पाएंगे, क्योंकि इसके तहत सिलेक्शन और सर्च कमेटी, अलग अलग कमेटी बनाई गई है और उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो उस हिसाब से काम करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारी जो प्रथा चली आ रही थी उसको हम आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। इसके अलावा धारचूला में प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल बुक फेयर, जन्मोत्थन और रंगलो दिन ये प्रत्येक वर्ष मनाने का निश्चय लिया था, बट पिछले साल कोरोना के चक्कर में जन्मोत्थन को स्थगित करना पड़ा, किंतु रंगलो दिन उसे हमने काफ़ी भव्य ढंग से ऑर्गेनाइज किया था। इसके लिए धारचूला शाखा के सभी पदाधिकारीगण को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। इसके बाद रंग म्यूजियम धारचूला जो अभी भी प्रोसेस में है, मुझे लगता है काफ़ी नेशनल लेवल के स्टैंडर्ड का होगा, क्योंकि इसमें ONGC द्वारा फंडेड है।
तो वो कार्य अभी भी चल रहा है। इन द मीन टाइम जो मरम्मत करने की बात थी, तो थैंक्स टू मिस्टर ह्यांकी द कमिश्नर और जो हमारे पदाधिकारीगण हैं और एमएलए जिन्होंने अपना फंड देकर जीर्णोद्धार करने के लिए दिया है, तो वो अभी प्रोसेस में है। उसी में जो है एक रंग पुस्तकालय निकल के हम पुस्तक संग्रहालय की बात करना चाहते हैं, तो वो भी अभी बनने के कगार पे है। मुझे उम्मीद है कि शीघ्र बन जाएगी। जो मिनी स्टेडियम धारचूला, जिसे हमने स्वर्गीय जवाहर सिंह नडियाल जी के नाम पे वो स्टेडियम नाम दिया था और वो सुचारू रूप से चल रही है। अभी GGIC धारचूला को स्वर्गीय दानवीर जसोलीपुरी दत्ताल के नाम पे करने के लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने संस्वीकृति दे दी है और कंसर्न डिपार्टमेंट को आदेश भी दिया है। मुझे उम्मीद है, वैसे अभी हाल में ही धारचूला जब गया था तो मैंने पदाधिकारीगण को रिक्वेस्ट किया था कि वो प्रिंसिपल साहब से मिलें और उनसे ये कंफर्म करें कि उनको ये डायरेक्शन मिला है या नहीं। अगर डायरेक्शन मिल गया है तो एक डेट फिक्स करके फॉर्मली उसको नाम देके फिर इनॉग्रेट किया जाए तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होगा और मुझे उम्मीद है ये शीघ्र ही हो जाएगा। RKS जो धारचूला शाखा है, जैसे कि हम जानते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उनके द्वारा जब प्रधानों का नए प्रधान नियुक्त हुए थे तो सबको बुला के उनको सेंसिटाइज किया गया, रंग कल्याण संस्था के बारे में बताया गया और विभिन्न जो कार्य प्रणाली हमारी है और जो कार्य सरकार के द्वारा सैंक्शन होती है, जो मुख्यमंत्री या किसी के द्वारा घोषणा की जाती है, तो उसमें अमल करने के लिए उनको सचेत किया गया, उनको सेंसिटाइज किया गया। मुझे उम्मीद है कि इससे काफ़ी इफेक्ट हुआ है उनको। तो ऐसे ही बहुत से कार्य हुए हैं इससे पहले, क्योंकि ये हम लोग अभी 31वें वर्ष में एंट्री कर रहे हैं। RKS का जन्म 31 वर्ष पहले हुआ था, तो इस 31 वर्ष में बहुत कुछ किया गया है, बहुत कुछ, और अभी बहुत कुछ करना बाकी है। इसी क्रम में मैं थोड़ा सा जो फ्यूचर जो सोच है हमारी, उसके बारे में भी कहना चाहूँगा कि स्पेशली द रंग यूथ फोरम, जो हमारे यूथ लोग हैं, और स्पेशली अगेन दोज जो सारे रिटायर होके अब वापस घर की ओर आ रहे हैं, अब दायित्व काफ़ी बढ़ जाता है। अभी तक तो हम गवर्नमेंट सर्विस में थे, अपना ऑफिस पावर भी यूज कर सकते थे, बहुत से कार्य उस हिसाब से हो जाते थे, लेकिन अब रिटायर होके जब घर आ रहे हैं तो दायित्व और बढ़ जाता है अब। तो मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है यूथ को और स्पेशली रिटायर्ड बुद्धिजीवियों को, जो समाज के उज्जवल भविष्य के लिए अपने तरफ से कंट्रीब्यूट करेंगे। दूसरा जो फ्यूचर के लिए है, विजन 2030, हम रंग कल्याण संस्था ने विजन 2020 प्रिपेयर किया था और उसी के तहत काफ़ी कार्यक्रम हाथ में लिए और बहुत कुछ एग्जीक्यूट भी कर चुके हैं। लेकिन 2030 जो लास्ट ईयर मिनी एजीएम में श्री अरविंद ह्यांकी जी और करण ग्वाल की सहायता से प्रिपेयर किया था, अभी भी उसमें डिटेल में डिस्कस करके उसको फाइनल रूप देना है। तो मैं चाहूँगा कि ह्यांकी जी और करण उस पर प्रस्तुति करें। आज के दिन में उसको अभी इस एजेंडा में नहीं रखा क्योंकि उसके लिए बहुत समय चाहिए, तो अलग से और करके 2030 को हमें फाइनल शेप देना है। दूसरा इसके बाद है, जैसे कि आप लोग सब विदित हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में रंग भाषा के संरक्षण के बारे में काफ़ी कहा था और उसको हम एक्नॉलेज करते हुए मुझे लगता है कि हमें कुछ प्रोजेक्ट्स तैयार करना चाहिए। वैसे डॉक्टर संदेशा रायपा गरवाल जो JNU में हैं, उनके हाथ में एक प्रोजेक्ट है रंग भाषा के तहत ONGC फंडेड। तो नेचुरली उसमें क्या है कि इट इज़ थ्रू दी JNU। मैं ये चाहता था, मैं ये एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर हम ऐसे ही प्रोजेक्ट को हम रंग कल्याण संस्था की ओर से प्रिपेयर करें और उसको हम विभिन्न
मिनिस्ट्री में विभिन्न विभागों से अगर इस प्रकार से प्रोजेक्ट करें तो हम मेरे ख्याल से जो आज के दिन में सिर्फ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑफिसर्स और जो दानदाता हैं उस पर डिपेंडेंट है, तो अगर ऐसे प्रोजेक्ट्स बनते हैं तो बहुत कुछ काम हमारे उस प्रोजेक्ट के थ्रू होगा, मुझे उम्मीद है। और एक छोटा सा सेंसिटिव इश्यू है जो काफ़ी नाजुक है, रंग चारू। तो रंग चारू वैसे तीनों घाटी में दारमा, ब्यास, चौदास में अलग अलग है, फिर भी भिन्नता लिए हुए कहीं ना कहीं एक रूप है। तो कुछ ऐसे चीज़ें हैं जहाँ तीनों वैली में जो चीज़ तीनों वैली में समानता है, तो शायद हम लोगों को आरकेएस को एक एक छोटी सी कमिटी बना के तीनों वैली के रिप्रेजेंटेटिव्स को लेके जो कॉमन है, तो उसमें एक कॉमन अगर नियमावली बनाएं और उसमें हम अमल करें, क्योंकि आज हम सभी देख रहे हैं कि जो हमारे ओरिजिनल ठुमचारू है जो वो काफ़ी अपभ्रंश होते हुए मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं। मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस मॉडर्नाइजेशन की ओर जाते जाते कहीं हम पुराने हमारी परंपरा को भूल न जाएं। इसलिए मैं उम्मीद चाहता हूं कि अगर एक जो कॉमन है तो आरकेएस की तरफ से करें, इसके बाद फिर जो तीनों वैली में डिफरेंट है तो वैली में अपने अपने संस्था है, जैसे दारमा में तिलिंग दारमा सेवा समिति है, वो अपने वैली के लिए ब्यास वाले अपने और चौदास के अपने अगर नियम बना के उसको कठोर रूप से अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करें तो मुझे लगता है कि जो अपभ्रंश होती जा रही है उसमें थोड़ा सा रोक लगेगा। आदि कैलाश जो मानसरोवर यात्रा जो 1962 में जब चाइना वार के बाद बंद हो गया था, पुनः एकमात्र रूट था कैलाश मानसरोवर जाने का, तो वो जो है अब काफ़ी सरल हो गया है। लेकिन क्योंकि मैं भी एज ए लियाजन ऑफिसर गया था, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि भले ही यात्री लोग जाते हैं, लेकिन एक्चुअली वहाँ के लोगों को या गांव वालों को कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, क्योंकि वो सीधे चले जाते हैं और सीधे वापस आ जाते हैं, कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। तो उसमें रिपोर्ट देने के बाद, डिस्कशन के बाद अब थोड़ा सा चेंज हुआ है, जो काफ़ी खुशी मिलती है उससे। जैसे गुंजी पहुंचने के बाद नावी जो होम स्टे है वहाँ कंपलसरी कर रखा है शायद, तो वहाँ जाते हैं एंड दे एंजॉय। वो जो है वहाँ के जो कल्चरल प्रोग्राम शो करते हैं, वहाँ के खान पान के बारे में लोगों को बताते हैं, तो यात्री लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं और ये एक अच्छी बात है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, और क्योंकि रोड बनने के बाद उनका पीरियड कम हो गया, तो मुझे लगता है कि वो सीधे वापस, अगर ब्यास से ही सीधे वापस ना आकर अगर दारमा से वापस आए, तो उनका जो है जो आदि कैलाश है तथा दारमा वैली के जो पंचाचूली और अन्य बहुत ही आकर्षक जगह हैं, उनके भी दर्शन कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। इसमें भले ही सबका विचार सेम है, और शायद इसी कारण उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एडीबी प्रोजेक्ट के तहत शिमला पास में उसको इम्प्रूव करने के लिए मेरे ख्याल से करोड़ों रुपया अनुदान, करोड़ों रुपये का प्रोजेक्ट सेंक्शन भी किया था, लेकिन उसकी गुणवत्ता पे शायद हम लोग काफ़ी पीछे रह गए हैं। अगर उस पर भी अगर हम लोग ध्यान दें तो मुझे लगता है कि शिमला पास को हम रूटीन ट्रैकिंग के लिए कर सकते हैं। लेकिन अभी जब गया था तो काफ़ी टफ था, जबकि वो ड्राई पीरियड था, तो हम लोग कर पाए, लेकिन काफ़ी टफ है, उसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा, जो इको टूरिज्म के नाम से, जो पिलग्रिमेज टूरिज्म के नाम से शुरुआत होती है टूरिज्म का, और हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो कि दारमा में जब रोड बनी 2017 में, तो पंचाचूली विजिट इतने फ्रीक्वेंटली और इतनी हिफाजत ढंग से हो रहा है कि आरकेएस में डिस्कशन के बाद तिलिंग दारमा सेवा समिति को रिक्वेस्ट किया था कि गाइडलाइन बनाएं ताकि उसके तहत टूरिज्म को कंट्रोल किया जाए। तो मुझे उम्मीद है कि तिलिंग दारमा सेवा समिति उस पर अमल कर रही है, वो गाइडलाइन प्रिपेयर कर रहे हैं।
इन द मीन टाइम अभी लीपू लेक तक रोड बन गई है, तो और जोलिंगम तक रोड बन गई है, तो अब ओम पर्वत, जोलिंगम आदि कैलाश विजिट करने के लिए लोग उमड़ पड़ेंगे। देश विदेश से भी लोग आएंगे। तो अगर हम उस पर जो है अगर कोई सख्त गाइडलाइन नहीं बनाएंगे तो आज के दिन जो इको टूरिज्म के नाम से हम जान रहे हैं उसको, वो एकदम एक दिन मास टूरिज्म बन जाएगा और पॉल्यूशन से कभी भी मुक्त नहीं हो पाएगा और हम लोग उस पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और हम बाद में हमें पछताना पड़ेगा। इसलिए इट्स हाई टाइम कि हम लोग गाइडलाइन बनाएं और उस गाइडलाइन के तहत तीनों दारमा, ब्यास, चौंडास वैली में टूरिज्म को कंट्रोल करें। इसके अलावा एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो इस दो साल के पीरियड में हम कर पाए थे। आप लोगों ने देखा होगा ये लोगो जो पहले इंगे राजू, इंगे पाटो था, तो तीनों घाटियों को के सेंटीमेंट को ध्यान में रखते हुए तीनों को समाने हेतु उसको इंगे राजू, इंगे पाठो की जगह इंगे राजू निंगो पाठो, उसमें दारमा भाषा भी उसमें समाहित है और चौदास की भाषा भी समाहित है। सो इस ढंग से तीनों वैली के जो सेंटीमेंट है उसमें समाहित है। साथ में जो हमारे रंगबंग है तो उसमें भी तीनों वैली के सेंटीमेंट को टच करने के लिए रंगबंग रंगचिम नाम रखा गया था। तो ऐसे ही कार्य हम लोगों ने किए हैं, लेकिन इन कार्यों को करते समय डेफिनेटली कोई अकेला कुछ नहीं कर सकता है जब तक एज ए टीम और सबका सहयोग न हो, सबके आशीर्वाद न हो। तो मुझे बहुत खुशी है कि इस 2 साल के दौरान में हमारे केंद्रीय कार्यालय की टीम में बहुत अच्छा प्रयास किया है। आप लोग के आशीर्वाद से काफ़ी कुछ कर भी पाए हैं। इस मौके में मैं विशेषकर इन सभी महानुभावों को का अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने समय समय पर ज़रूरत के समय आपदा में बढ़ चढ़ के आगे अपना सहयोग आगे बढ़ाया। विशेषकर मैं नाम लेना चाहूँगा श्री मंगल सिंह कुटिया जी, वो अभी भी करते रहते हैं। तो स्पेशली मंगल सिंह कुटिया जी के लिए मैं चाहूँगा कि सभी। तो आज के इस बैठक के अंत में आरकेएस के नियमावली के अनुसार 2 साल की अवधि पूर्ण होने के पश्चात नए कार्यकारिणी का गठन भी होगा, जो हमारे कार्यक्रम में एक एजेंडा भी है। जो भी नए कार्यकारिणी के मेंबर्स चयनित होंगे, मैं उन्हें मेरी तरफ से तथा समस्त केंद्रीय कार्यकारिणी की तरफ से हार्दिक बधाई करता हूँ। बहुत से कार्य हैं और भी करने हैं, जैसा कि मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताया था। मैं चाहूँगा कि जो भी नए कार्यकारी होंगे उन कार्यों को आगे बढ़ाएं। मैं आश्वासन देता हूँ कि तहे दिल से हम आप लोगों के साथ होंगे। पुनः आप सबको हमारे कार्यकाल में तहे दिल से हमको सहायता देने के लिए, हमें आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई कमी रह गई हो, कहीं भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कर देंगे। पुनः आप सबको इस एजीएम में शरीक होने के लिए वर्चुअल एंड एक्चुअल थ्रू ऑनलाइन, तो पुनः सबको बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय बंगाल। बहुत बहुत धन्यवाद बलाल जी, आपने हर क्षेत्र का विस्तृत विवरण दिया और आप बहुत सफल हुए। हमें आशा की पूर्ण विश्वास है आगे भी हमारा कार्य चलता रहेगा आपकी छत्र छाया में।